डू वुमेन हैव द रिवॉल्यूशन, ये टॉपिक है, ये भी काफ़ी छोटा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट विच बॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी. तो ये जितने भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स आए थे या फिर कोई भी सिचुएशन आई थी तो जो वुमेन्स थी उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. तो उन्हें लग रहा था कि उनका इन्वॉल्वमेंट भी जो है काफ़ी मदद करेगा. इम्प्रूव द लाइफ्स, टू मेजर द इम्प्रूव लाइफ मतलब लोगों की लाइफ में बड़ा रोल प्ले करेगा, मतलब कि हेल्प करेगा रिवॉल्यूशन में. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. काफ़ी जो थर्ड स्टेट की वुमेन्स थी उन्हें भी बड़े लोगों के नीचे काम करना पड़ता था अर्निंग के लिए. सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो ये कुछ काम वो लोग करती थी. या सर्वेंट्स, एज अ फॉस्फरस पीपल के घर में सर्वेंट्स रहते थे. मोस्ट वुमेन जो थी उनके एजुकेशन का एसेस नहीं था, ना जॉब ट्रेनिंग दी जाती थी. ओनली जो डॉटर्स थी नोबल पीपल के, बड़े लोगों की, वेल्दी मेम्बर्स की, उन लोगों को पढ़ाया जाता था. उसके बाद उनकी मैरिज हो जाती थी, वो भी एक तरीके से वेस्टेज ही माना जाता था उस टाइम पे. वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज़. और वुमेन्स क्या करती थी जनरली, मतलब वो फैच करती थी वाटर, कोई अप फॉर द ब्रेड, लाइन में लगना, फैमिलीज़ की देखभाल करना, कुक करना, चिल्ड्रन की देखभाल करना. उनकी जो वेजेस थी वो काफ़ी कम थी, मैन से बहुत ज़्यादा कम थी. इन ऑर्डर टू डिस्कस अ वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स, न्यूज़पेपर्स. एंड उन लोगों ने भी अपने क्लब स्टार्ट किए, न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल क्लब्स तो स्टार्ट कर ही दिए थे, न्यूज़पेपर्स वगैरह भी. अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सोसाइटीज़ सिटीज़. तो काफ़ी 60 वुमेन क्लब्स तक इतने क्लब्स आ चुके थे. और जो फेमस थे वो कौन कौन से थे? रिपब्लिकन वुमेन एंड द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी. ठीक है. अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी में हम पढ़ेंगे कब जाके, काफ़ी इसको भी टाइम लगा था स्लेवरी को अबॉलिश करने में. वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर ऑफ द जैकोबिन रिगाइम वॉज द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रांच कॉलोनीज़. ठीक है. तो सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में वो भी जैकोबिन क्लब के द्वारा. तो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के लिए ही हुआ था. जो कॉलोनीज़ थी, ये तीनों कॉलोनीज जो दे रखी है, लेट मी हाईलाइटेड, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप, सैन डोमिनिगो. तो ये इम्पॉर्टेंट सप्लाईज थी कमोडिटीज़ की, जैसे तंबाकू, इंडिगो, शुगर, इन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता था. बट जो यूरोपियंस थे उन लोगों को काफ़ी हार्ड लगता था कि इतनी दूर दूर जाकर एज अ लेबर काम करना प्लांटेशंस में बहुत दूर पड़ता था क्योंकि. सो दिस वाज मेड बाय द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज. तो अब ये क्या बन गया था, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बन गया था क्योंकि यूरोप वाले जो लोग थे वो डायरेक्ट अमेरिका नहीं जाते थे. वो लोग पहले जो है अफ्रीका पहले इनको ख़रीदता था स्लेव्स को जो यूरोप में थे. उसके बाद जो अफ्रीका है वो अमेरिका को देता था. सो ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हो गया. लेट मी ड्रॉ इट एंड एक्सप्लेन. सी, this is Europe, this is Africa, and this is America. तो ये ट्रायंगुलर स्लेव जो है ट्रेड बन गया था. ट्रायंगुलर इसलिए क्योंकि इसकी शेप ट्रायंगल है, और स्लेव ट्रेड क्योंकि इसमें स्लेव को लेना देना होता था. तो यूरोप के जो लोग थे तो डायरेक्ट आके, अमेरिका बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था, तो डायरेक्ट आके और अमेरिका में प्लांटेशंस के अंडर जो है लेबर वर्क नहीं करना चाहते थे, मतलब प्लांटेशंस में. तो पहले अफ्रीका जो है वो यूरोप के जो भी स्लेव्स थे उन लोगों को ख़रीदता था और फिर अमेरिका को बेचता था. तो अफ्रीका दोनों के बीच में काम करता था. अफ्रीका पहले यूरोप से जो स्लेव्स थे उन लोगों को लेता था और अमेरिका को बेचता था. तो ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हो गया. स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था ये. फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डिक्स ऑन नेंट्स टू अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चीफ्टेन्स. तो अफ्रीकन कोस्ट से इन लोगों को पकड़ा जाता था इधर, मतलब इनको लिया जाता था और फिर बेचा जाता था कहाँ पर? अमेरिका में. देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, और फिर
कहाँ वो जो थे प्लांटेशन ओनर्स को दिए जाते थे अमेरिका में. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर. Port cities like Bordeaux and Nantes owned their economic property to their flourishing slave trade. देखिए जो ये है हमने पढ़ा अभी बॉर्डिक्स और नेंट्स जो थे इधर स्लेव का बहुत ज़्यादा काम आता था. अब जो है ये गवर्नमेंट इनको अबॉलिश नहीं कर पाती थी क्योंकि इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे वो लोग फिर उनके अगेंस्ट चले जाते, प्रोटेस्ट करते. तो उसके डर की वजह से नेशनल असेंबली में काफ़ी डिबेट्स हुए थे बट उन्होंने अबॉलिश अभी तक नहीं हुए थे. बट उन लोगों को डर था कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन लोगों के काफ़ी काम आता है तो वो लोग जो है अपोजिशन करेंगे, उससे वो डर रहे थे, फियरिंग द अपोजिशन ओके फ्रॉम द बिजनेसमैन. It was finally the convention which is 1794 legislature to free all slave. अब कन्वेंशन गवर्नमेंट ने 1794 में अबॉलिश कर दिया था. उसके बाद नेपोलियन गवर्नमेंट ने वापस जो है स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद फाइनली जो है फ्रांस में अबॉलिश हुई 1848 में. बस इतना इसमें जानना है पैरा में. द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ. तो अभी वाला टॉपिक भी बहुत छोटा सा है तो हम इसको अभी जल्दी से कंप्लीट करेंगे. कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड. द ईयर्स फॉलोइंग 1789 in France saw many such changes in the life of men, women and the children. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of robotic equality with the everyday practices. तो क्या ऐसे हो सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो लोग जिस हिसाब से हम लोग जो क्लोथ्स वेयर करते हैं वो उसका जो है चेंज कर दे, उसे चेंज कर दे. जो हम लैंग्वेज स्पीक करते हैं उसे वो चेंज कर दे. क्या इतनी पावर होती है पॉलिटिक्स में? जो बुक्स हम रीड करते हैं उन्हें चेंज कर दे. अब जो है 1789 में इन फॉलोइंग ईयर्स में 1789 इन फ्रांस काफ़ी सारे चेंजेस आए लाइफ ऑफ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की. मतलब जो दुनिया थी मैन की, वुमेन की, चिल्ड्रन की, जिस हिसाब से रहते थे उसमें काफ़ी सारी चेंजेस आए थे. द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास न्यू लॉज. और जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने काफ़ी सारे लॉज बनाए किस आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी इनटू एवरीडे लाइफ. अच्छे लॉज बनाए थे. वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट कम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग इज 17 अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. तो 1789 वाज अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. सेंसरशिप क्या होता है? जिसमें मतलब एकदम फ्रीडम ना हो अपने ओपिनियन शेयर करने की, एक्सप्रेस करने की, कुछ भी. मतलब जो फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है एक तरीके से हम बोल सकते हैं. तो इसको अबॉलिश कर दिया गया कि सबको फ्रीडम है, सब कुछ सब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. इन ओल्ड रिगाइम ऑल रिटन मटीरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर पब्लिश्ड और परफॉर्म ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसस ऑफ द किंग. नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन सिटीजन्स प्रोक्लेम्ड. ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो भी बुक, न्यूज़पेपर पब्लिश होने वाले हैं वो पहले किंग से अप्रूव्ड होनी चाहिए. बट अब क्या था, डिक्लेयर हो गया था राइट ऑफ मैन, सिटीजन्स, प्रोक्लेम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे राइट्स जो है मिल गए थे. न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स और ये सब काफ़ी लोगों ने बनाए थे. रैपिड जो है स्प्रेड हो गया था. दे ऑल डिस्कस द इवेंट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फ्रांस. और वो सारे इवेंट्स बताया करते थे उसमें कि क्या जो इवेंट्स है वो चेंज कर रहा है फ्रांस को, जो चेंजेस आ रहे हैं फ्रांस में वो सारा बताया करते थे. फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स वुड बी एक्सप्रेस्ड. ईच साइड sought to convince the others of its position through the medium of print, plays, songs, festive processions attract large number of people. This was one of they could grasp and identify with their ideas such as liberty or justice. मतलब यही है इस पूरे पैराग्राफ में कि अच्छे से फ्रीडम मिल गई थी, अब लोगों को लिबर्टी बहुत अच्छे से मिल गई थी. और पॉलिटिकल जो फिलोसफर्स थे उन्होंने भी लिखा टेक्स्ट कि ओनली हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कोड रीड, जो कि ओनली एजुकेटेड जो लोग थे वो रीड कर सकते थे. काफ़ी कुछ लिखा था पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने भी.